गोरी और काली सौतेली बहनों की पहली रसोई। मिताली बटरफ्लाई पेंटिंग बनाकर गुनगुना रही थी। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, छल की खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। फाइनली मेरी पेंटिंग तैयार हो गई। काश इस पेंटिंग में जितने रंग हैं उतने मेरी जिंदगी में भी होते। उसकी ये बात सुनते हुए श्रेया आती है और पेंटिंग खराब कर देती है। तेरी जिंदगी सतरंगी कैसे हो सकती है, क्योंकि तू खुद तो काली है और काले लोगों की जिंदगी में सिर्फ काले रंग ही हो सकते हैं। श्रेया, तूने मेरी पेंटिंग खराब क्यों कर दी? कितनी मेहनत से मैंने इसे बनाया था। उप्स, सॉरी। वो क्या है ना मिताली, मैं तुझे खुश नहीं देख सकती और तेरे आलतू फालतू सवाल के जवाब दिए बगैर भी मैं नहीं रह सकती। तू मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया है? बचपन से लेकर आज तक मैं ये समझ ही नहीं पाई कि तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, जबकि मैंने तुझे अपनी छोटी बहन माना है, कभी तेरा बुरा नहीं चाहा। तेरे चाहने या ना चाहने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तू काली है, तेरी वजह से मुझे बहुत शर्म आती है आने जाने में, बहुत ज्यादा, क्योंकि पापा मुझे तेरी वजह से अकेले नहीं आने जाने देते, दोनों को साथ में ही भेजते हैं। पता नहीं मेरी मम्मी तेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों नहीं करती है, लेकिन मैं तुझसे सौतेली होने का रिश्ता हमेशा निभाऊंगी, मेरी सौतेली बहन। देख श्रेया, एक बार तू आराम से तसल्ली से मेरे बारे में सोच। हम दोनों बहुत मजे करेंगे, बाकी बहनों की तरह ही हंसेंगे, साथ में मजे करेंगे। एक बार मुझे बहन के नजरिए से देख, फिर तुझे मेरा रंगत नहीं दिखाई देगा। एक बार बॉन्ड बन गया तो। अरे जाना, तेरे साथ मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, और अब तक बॉन्ड बना क्या, जो अब बनेगा। और सुन, मैं बाहर क्लब जा रही हूँ, माँ को कुछ और बहाना बना देना, और मेरा असाइनमेंट रखा है उसे भी बना दियो, कल सबमिट करना है कॉलेज में। ये कहकर श्रेया चली जाती है। फिर मिताली उसके असाइनमेंट को बनाने लगती है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता, जब इसे मुझसे इतनी नफरत ही है तो अपना काम क्यों मुझसे करवाती है, लेकिन इस चीज में बहुत विश्वास में रखती हूँ कि इसका काम करके ही दूंगी। भगवान जी, मेरी बहन को थोड़ी अकल दीजिए, पता नहीं कब तक ये मेरे साथ ऐसे ही रहेगी। काश मैं गोरी होती तो मेरी बहन भी मेरे साथ अच्छे से रहती। अरे मिताली, बेटा कॉलेज का काम कर रही है क्या? हाँ माँ, थोड़ा काम था। अच्छा मिताली, सुन, मैंने तुम दोनों के लिए एक अच्छे घर का लड़का देख लिया है और तुम दोनों एक ही ससुराल में जाओगी। क्या? नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। आप जानती हैं हम दोनों का रिश्ता कैसा है, और श्रेया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ठीक से बात तक नहीं करती। फिर आप दोनों, हम दोनों की एक ही जगह शादी क्यों कर रहे हैं? वहां पर भी लड़ाई होगी। देखो, मैं और तुम्हारे पापा ने तुम दोनों को बहुत बिठाकर समझा लिया, लेकिन नहीं समझते, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि तुम दोनों की एक ही जगह शादी होगी तो तुम दोनों वहाँ देवरानी जेठानी जैसे ही बनकर सही एक दूसरे का साथ दोगे, तुम्हारा प्यार बढ़ जाएगा। क्या पता जो बचपन से ना हुआ हो वो शादी के बाद हो जाए। माँ, आप गलत धारणाओं में जी रही हैं। यही बात श्रेया आकर सुन लेती है और अपनी माँ की इस बात का विरोध करती है, पर शारदा भी बेटियों की शादी का आखिरी फैसला सुना देती है। कुछ दिन बाद दोनों बहनों की एक ही ससुराल में कार्तिक और वरुण नाम के लड़के से शादी हो जाती है और सास सरस्वती उन दोनों का गृह प्रवेश करती है। अरे आ गई मेरी प्यारी प्यारी बहुएं, अब मेरी सारी चिंताएं खत्म। तुम दोनों जो आ गई हो, है ना, इसीलिए अब घर की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। बड़ी बहू, तुम्हारा लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। शुक्रिया माँ जी, आप तो जानती हैं मेरा रंग थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए मैंने गोल्डन कलर का लहंगा बनवाया, खास अपने लिए। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक किया। इंसान का तरीका होता है खुद को अच्छा बनाए रखने का। आपने मेरी तारीफ नहीं करी, जबकि मैं तो गोरी चिट्टी हूँ। ओहो बहू, तू तो वैसे भी सुंदर है और तेरे पर तो हर रंग खिलता है। हाँ वो तो है, इस मिताली की तरह नहीं हूँ 10 घंटे तक कपड़ों को देखती रहूं कि क्या जच रहा है क्या नहीं। तुम दोनों तो यहाँ पर भी छोटे बच्चों की तरह लड़ रही हो, घर पर भी ऐसे ही करती होगी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। जी माँ जी। श्रेया, कम से कम गृह प्रवेश पर तो ऐसी बातें मत कर। माँ, शादी से हम दोनों भाइयों को बहुत थकावट हो गई है, अब जाने दो। अच्छा ठीक है,
तुम चारों आराम करो, कल टाइम से उठ जाना, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। फिर चारों बहू बेटे जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू तैयार होकर अपनी पहली रसोई बनाने के लिए आती हैं, जहां मिताली अपनी पहली रसोई में खीर पकवान बनाने लगती है और श्रेया बर्तनों को देखती रह जाती है। क्या करूं, क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ आता ही नहीं है। मुझे पता है श्रेया, तुम कुछ बना नहीं पाओगी। अगर तुम कहो तो मैं मदद कर दूं। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, पर क्या करूं, माँ जी के सामने मैं नालायक बहू बनकर नहीं जाना चाहती। इसीलिए तू मेरी पहली रसोई का खाना बना दे। मुझसे इस घर के काम नहीं होंगे, ना ही खाना बनाऊंगी, इसीलिए सारे काम तू ही करेगी। बस माँ जी को बताइयो मत। ठीक है, मैं जानती थी मेरी छोटी बहन तो मुझसे कहीं बोले या ना बोले, लेकिन ऐसे मामलों में जरूर बोलेगी। फिर मिताली श्रेया का पहली रसोई का खाना बना देती है और श्रेया उसके बने हुए खाने में गड़बड़ कर देती है, जिसे खाकर सरस्वती मिताली को कहती है, बड़ी बहू, पहली रसोई का खाना ऐसे बनाते हैं क्या? तुझसे अच्छा खाना तो छोटी बहू ने बनाया है, सीख अपनी छोटी बहन से कुछ। माँ जी, मैंने इसे कहा है कि खाना बनाना मुझसे भी सीख ले, बड़ी है तो क्या हुआ। माँ जी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। फिर सरस्वती दोनों बहू को पहली रसोई का शगुन दे देती है। वक्त गुजरता है। घर का सारा काम मिताली करती थी, जबकि श्रेया सिर्फ गाने सुनती थी और सास के आते ही उसके सामने झाड़ू लेकर काम करने लगती थी और वापस सास के जाते ही मिताली को दे दिया करती थी। मिताली के हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ भी श्रेया ही लूटती थी। श्रेया, तू कब तक झूठ बोलती रहेगी? कम से कम धीरे धीरे खाना बनाना ही सीख जा, माँ जी को पता चल गया तो। तू चुप रहे, माँ जी को 3 महीने से पता नहीं चला तो आगे क्या पता चलेगा। तुम दोनों बहू घर का ख्याल रखना, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। जी माँ जी। अच्छा सुन, माँ जी तो गई, इसलिए मैं क्लब जा रही हूँ, तो घर संभाल लियो। ये बोलकर श्रेया वेस्टर्न ड्रेस में क्लब चली जाती है और मिताली चुपचाप घर के सारे काम करती है कि सामान लेकर सरस्वती घर वापस आ जाती है। ये क्या मिताली बहू, तू झाड़ू पोछा क्यों कर रही है? छोटी बहू कहाँ है? ये काम तो उसका है ना? हाँ माँ जी, वो मम्मी पापा से मिलने घर चली गई है, इसीलिए मैं कर रही थी। पर आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो तीर्थ यात्रा अगले हफ्ते की है, इसीलिए वापस आना पड़ गया। अच्छा, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बना दे। सास की बात सुन मिताली उसके लिए खाना लेकर आती है, जिसे खाकर सरस्वती को खाने की पहचान हो जाती है और शाम तक श्रेया नशे की हालत में घर वापस आती है। अरे मिताली, तेरी बहन ने ड्रिंक कर ली है। अच्छा, हमें लेट हो रहा है, हम चलते हैं, बाय, इसका ख्याल रखना। शुक्रिया। श्रेया की दोस्त चली जाती है और सरस्वती श्रेया को ऐसी हालत में देखकर कहती है, हे भगवान, श्रेया बहू, ये तूने क्या किया? कैसे कपड़े पहने हैं? मिताली, तूने मुझसे झूठ बोला था, सच सच बात बता, ऐसा क्यों बोला? और ये खाना भी घर का तू ही बनाती थी ना? इसने घर का कोई काम नहीं किया ना? वो जी माँ जी। इससे तो मैं होश में बात करूंगी, जरा इसको नींबू चटा। ओ बढ़िया जी, क्या है आपको? मैं नींबू क्यों चाटूं? दिमाग तो मेरा आप चाटती रहती हो, जब देखो मिताली बहू मिताली बहू, मैं तो कुछ हुई नहीं। अरे क्या है ऐसा इस काली बहू में जो मुझ में नहीं है? ये मुझसे कैसी कैसी बातें कर रही है? मिताली, जरा संभाल इसे। जी माँ जी। फिर मिताली उसे नींबू खिलाती है। उसके बाद श्रेया होश में आती है और सास को श्रेया का सच पता चल जाता है, जिसके बाद वो उसको बहुत डांटती है। शर्म कर बहू, तूने अपनी बहन को कितने कष्ट दिए हैं, फिर भी वो तेरे साथ खड़ी रही। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे जो झूठ बोला उसका मुझे पछतावा है, और मेरी बहन तूने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तेरी जगह कोई और होता तो वो मुझे कब का जलील कर देता। अब से मैं तेरे रंग का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी, मुझे माफ कर दे। तू मेरी छोटी बहन है और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही तेरी माफी है। अब भूल जा पुरानी बातों को। चलो तुम दोनों, एक तो हो गई कम से कम। छोटी बहू, आज तू कुछ बनाकर खिलाएगी। इस तरह दोनों बहनों के बीच प्यार उमड़ जाता है और दोनों एक साथ ससुराल में सास के साथ खुशी खुशी रहती हैं।
सुशीला अपने घर में रसोई के अंदर खाना बना रही होती है। तभी उसके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है, जिसके चलते वो रसोई से आवाज लगाते हुए कहती है, कौन है भाई, आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजे से अंदर सुशीला की सहेली ललिता आती है। ललिता के हाथ में कटोरी होती है और वो सुशीला से कहती है, अरे बहन, थोड़ी सी चीनी की जरूरत है, अगर तेरे घर में थोड़ी बहुत चीनी रखी है तो जरा मुझे दे दे। सुशीला रसोई से चीनी लाकर अपनी सहेली ललिता को दे देती है। ये लो बहन, और किसी चीज की जरूरत है तो बता दो। नहीं बहन, बस यही चाहिए था। दरअसल मैं ये कह रही थी कि तू अपने बेटे की शादी क्यों नहीं कर देती। बेटे की शादी हो जाएगी तो तुझे घर के कामों से और रसोई से छुटकारा मिल जाएगा। तेरी बहू खुद अच्छा अच्छा खाना बनाकर तुझे दिया करेगी। अरे बहन, मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है वो मेरी एक नहीं सुनता। कब से बोल रही हूँ कि विदेश से वापस आ जाए और यहाँ आकर अपना घर बसा ले, लेकिन वो है कि मेरी सुनता ही नहीं। आजकल के बच्चों को माता पिता के घर अच्छे ही कहाँ लगते हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगी, बीमारी का बहाना लगाकर अपने बेटे को फोन कर और उसे बुलाने की कोशिश कर, देखना दौड़ा चला आएगा तेरा बेटा। ललिता ऐसा कहने के बाद चीनी लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है, जिसके बाद सुशीला इसके बारे में काफी देर तक सोचती है और कुछ ही देर में वो कमरे में जाकर अपने बेटे को फोन मिलाते हुए कहती है, अरे बेटा, कैसा है तू, कहाँ है? क्या तुझे अपनी माँ की याद बिल्कुल भी नहीं आती? देख रहा है तेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए, विदेश जाकर विदेश में ही बस गया है, अपनी माँ का ख्याल तो भूल ही गया है रखना। अरे कम से कम मेरी अर्थी उठने से पहले वापस लौटा बेटा। सुशीला ऐसा कहती ही फोन काट देती है, जिसके बाद फोन की दूसरी तरफ उसका बेटा मयंक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। माँ ने कहा कि वो बहुत बीमार है, आखिरी सांसें गिन रही है। सही बात है, जब से मैं यहाँ विदेश में आया हूँ मैंने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ऊपर से यहाँ आने के बाद मैंने एक अंग्रेजन लड़की से शादी भी कर ली और अपनी शादी के बारे में अभी तक अपनी माँ और पिता को बताया ही नहीं है। अब मुझे गांव जाकर अपनी माँ से मिल लेना चाहिए। मयंक अपनी और अपनी अंग्रेजन पत्नी की टिकट करके सीधा गांव आ जाता है, जहां वो घर का दरवाजा खटखटाता है। माँ, कहाँ हो माँ? जल्दी से दरवाजा खोलो, आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। अपने बेटे की आवाज सुनते ही सुशीला जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर वो अपने बेटे मयंक को देखकर उसे जल्दी से गले से लगा लेती है और कहती है, मेरे बेटे, आखिरकार तू मेरे पास आ ही गया। तुझे तो अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आई विदेश जाकर, विदेश जैसा ही हो गया है। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो। इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोल रही थी कि आपकी तबीयत खराब है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर छोड़ो, इससे मिलो, ये एंजेलिना है, मेरी पत्नी। एंजेलिना को देखते ही सुशीला दंग रह जाती है। ये क्या बेटा, तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? कम से कम एक बार मुझे बताता तो सही। तुझे पता है ना, तेरी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर, अब आप हमें अंदर नहीं बुलाओगी क्या? ना चाहते हुए भी सुशीला को अपनी अंग्रेजन बहू और अपने बेटे को अंदर बुलाना पड़ता है, जहां अंदर आते ही सबसे पहले एंजेलिना अपनी सास के पैर छूती है और कहती है, नमस्ते माँ जी, आप कैसी हो? एंजेलिना के इतना कहते ही सुशीला अपने मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये तो विदेश की होकर भी संस्कारी है। लगता है इसे हमारे हिंदुओं के सारे तौर तरीके बहुत अच्छे से आते हैं। इसका मतलब ये तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती होगी। एंजेलिना से सुशीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो एंजेलिना का हाथ पकड़कर उससे कहती है, अरे एंजेलिना बहू, तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हें हमारी हिंदी भाषा भी आती है। साथ ही तुम्हें ये भी पता है कि शादी के बाद बड़ों के पैर छूने चाहिए। तभी एंजेलिना मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये सब तो मुझे मयंक जी ने सिखाया है, वरना पहले मुझे हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता था। चलो, इस निकम्मे ने कोई अच्छा काम तो किया। खैर छोड़ो और चलो अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा कर लो। सुशीला एंजेलिना को रसोई में ले आती है और जहां वो एंजेलिना को रसोई में सभी सामानों के बारे में अच्छे से समझा देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन सुशीला के जाते ही एंजेलिना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने आप से बातें करने लगती है। मुझे तो खाने की कोई भी चीज बनानी नहीं आती, अब मैं क्या करूं? कैसे बनाऊं खाना? एंजेलिना बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है
उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर उसका पति मयंक आ जाता है और एंजेलिना को इस तरह परेशान होता देख वो उससे कहता है, मैं जानता हूँ मेरी माँ ने तुम्हें खाना बनाने के लिए यहाँ भेजा है। वो हमारे हिंदू धर्म में ये रसोई की रस्म बहुत ज़रूरी होती है। पहली रसोई की रस्म में सब लोग यही सोचते हैं कि बहू के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाया जाए, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता बनाना, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मयंक ऐसा कहने के बाद रसोई में अपनी पत्नी एंजेलिना के साथ मिलकर खाना बनाने लगता है। मयंक अपनी पूरी मेहनत के साथ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है, जिसके बाद एंजेलिना उसे खाने की टेबल पर लगा देती है। जैसे ही सुशीला और उसका पति नागार्जुन खाना खाते हैं, वो दोनों स्वाद के चटकारे लेते हुए कहते हैं, देखा सुशीला, तुम्हारी बहू को कितना अच्छा खाना बनाना आता है। इतना अच्छा तो तुमने भी कभी नहीं बनाया होगा। सही कहा आपने, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अब से तो मेरी अंग्रेजन बहू ही इस घर के अंदर खाना बनाया करेगी। आज से मेरी खाना बनाने की ड्यूटी खत्म। ये सुनते ही एंजेलिना और मयंक एक दूसरे की शक्ल को देखने लगते हैं। उस समय तो वो दोनों कुछ नहीं कह पाए, लेकिन बाद में जब वो इस बारे में बात करते हैं तो मयंक अपनी पत्नी एंजेलिना से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं होने दूंगा। मैं सुबह शाम का खाना मेरे माता पिता के उठने से पहले ही बना दिया करूंगा। ये सुनकर एंजेलिना को बहुत ही खुशी मिलती है। अब मयंक ही सुबह शाम का छुपकर खाना बना दिया करता और जब सभी उठ जाती तो उस खाने को एंजेलिना गर्म करके परोस दिया करती। इसी प्रकार वो कई समय तक अपने पति का बहुत फायदा उठाती है। लेकिन एक दिन अचानक से रसोई में मयंक को खाना बनाते हुए सुशीला देख लेती है। इसका मतलब इतना स्वादिष्ट खाना मेरा बेटा सुबह शाम बनाता है और ऊपर से ऑफिस से थकने के बावजूद भी, यानी कि मेरी अंग्रेजन बहू को खाना बनाना ही नहीं आता। सुशीला अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, वो तूने बताया नहीं कि तुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो तुम मुझसे कह देती, मैं तुझे सिखा देती। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मेरी बेइज्जती करें, यहाँ से घर से मुझे निकाल दी, इसीलिए मैंने मयंक जी की मदद ली। अरे बहू, तू मुझे एक बार कह कर तो देखती। खैर अब जाने दे, अब से मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। सुशीला उस दिन के बाद से अपनी बहू को खाना बनाना सिखाती है, जिसके चलते मयंक का भी रसोई से पीछा छूट जाता है और कुछ ही समय में एंजेलिना इंडियन खाना बहुत अच्छे से बनाने लगती है और इसी के चलते अब वो पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है।